हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में 127वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में क्रॉप रोटेशन के बारे में बात की गई है। अब इसमें आप दोनों स्टेटमेंट को देखिए। अब इसमें जो दूसरी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सही थी। क्या था उसमें ये था कि जो फलीदार फसल होती है उसके बाद में बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, यानी कि जो लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाई ए नॉन लेग्यूम। अब ये स्टेटमेंट अगर आप कहीं ना कहीं करें से आपको मालूम है तब तो ठीक है, नहीं भी मालूम है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि हाँ, अगर क्रॉप रोटेशन की बात की जा रही है तो क्रॉप को रोटेट करेंगे, है ना। क्रॉप रोटेशन का सिंपली मीनिंग जो है वो ये निकलेगा। अब इसमें जो स्टेटमेंट है उससे देखिए, दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। इट मेक सेंस, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन, उसके साथ में ये थोड़ा सा रेलिवेंट लग रहा है, तर्कसंगत लग रहा है। लेकिन जो पहली स्टेटमेंट है उसको पढ़िए, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, यानी कि इंग्लिश में अगर पढ़े, डीप रूटेड क्रॉप्स शुड बी फॉलोड बाय द सेम टाइप ऑफ क्रॉप। अब ये देखिए, क्रॉप रोटेशन की बात कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि सेम टाइप की जो क्रॉप है वो दोनों लगानी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है ना। जो क्रॉप साइकिल होती है, जो क्रॉप रोटेशन होती है, उसमें एक के बाद में दूसरी जो होती है वो डिफरेंट रखते हैं, ताकि उसमें जो आपकी जो मिनरल्स और सारी जो चीज़ें हैं, जो फर्टिलिटी है, जो उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो मेंटेन रहे। एंड और भी उसके कई सारे रीजन होते हैं। सो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता है, लेकिन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें कई बार आप थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप आंसर निकाल सकते हो। सो ये भी आपका, लेकिन वहाँ पे माइंड ओपन होना चाहिए, आपका थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हाँ, आप ये क्वेश्चन को समझ पाओ कि हाँ, वहाँ पे पूछा क्या जा रहा है एंड मुझे क्या आंसर करना है। आगे चलते हैं। इसके बाद में जो है वो है आपका 128वां इस क्वेश्चन में आप देखिए, ये जो आपका 128वां क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। एंड इसमें पहला ऑप्शन जो है वो है कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। उसके बाद में आप देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। उसके बाद में आप देखेंगे हिक्की का बंगाल गजट का प्रकाशन। एंड उसके बाद में है सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। देखिए, इसमें जो फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट दी गई है, सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। आप चाहे यूपीपीएससी उठा के देख लीजिए, प्रीलिम्स का पेपर पिछले 4-5 सालों का, या फिर आप और कोई भी आयोग का जो पेपर होते हैं उसमें उठा के देख लीजिए, आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो आपको है वो इससे रिलेटेड दिख जाएगा। या तो सर विलियम जोन्स से रिलेटेड दिख जाएगा, या फिर आपको बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, इससे रिलेटेड दिख जाएगा। इसके अलावा, मतलब अगर आपको ये मालूम है तो भी आप थोड़ा थोड़ा आंसर क्रोनोलॉजी लगा सकते हैं इन चारों इवेंट्स में। इसके अलावा जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये और इनकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। सो आपको इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो हिक्की का बंगाल गजट है, ये बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो अगर बात की जाती है वो सबसे पहला आपका 1780 के बंगाल गजट की बात ही की जाती है, कलकत्ता की। सो ये आपका वहां से हो गया। बाकी जो पहला वाला है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, वो वैसे तो बहुत ईजी है कि 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। बट अगर किसी को नहीं भी मालूम है तो अगर बाकी 3 स्टेटमेंट्स आपको मालूम है तो उसके थ्रू आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद में देखिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 129। उसमें है कि एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक के जोत होते हैं उन्हें जाना जाता है। तो इसमें सिंपली आंसर है लघु कृषक। इसमें अगर आपने जो कृषि संगणना है, जो आर्थिकी वगैरह में दी होती है, घटना चक्र की आर्थिकी आती है, उसमें जो कृषि संगणना दी रहती है, जो अब अपडेट होकर भी आ गई है, नई जनगणना जो हर 5 साल पे होती है कृषि संगणना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो उसमें भी ये आंसर आपको मिल जाएगा, ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद में जो क्वेश्चन है 130 नंबर पे, उसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। उसमें आप बताया गया है कि मतलब होटल को हम इस तरह से 300 के रूप में कोड करते हैं। सो उसी तरह से हम बोर का जो निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे। सो ये बहुत ही इजी होता है। इसमें बेसिकली मतलब जो जैसे होटल है तो उसका अगर आप उसकी जो लोकेशंस देखोगे तो उसमें देखोगे कि एच किस पे आता है, ए किस पे आता है, बी किस पे आता है, ई किस पे आता है, एल किस पे आता है। देन उसके बाद में जितने भी नंबर आएंगे उनको सबको जोड़ लो। जैसे मान लो ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, डी आता है 4 पे। तो ऐसे करके आपने 1 2 3 4 को जोड़ लिया। देन उसके बाद में जो नंबर हुआ, जैसे मान लो आया 20, तो 20 को जितने शब्द हैं उनसे इनटू कर दो। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था, इसमें क्या था, जो मुझे याद आ पा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या था कि जो ये होटल वर्ड है, इसमें इन सबको काउंट करने पे जो अल्फाबेट्स की जो नंबरिंग आएगी वो आएगी 60, यानी कि 60। और उसके बाद में होटल में 5 अल्फाबेट्स हैं, HOTEL, तो 5 अल्फाबेट्स हैं, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करना था। तो 60 × 5 करेंगे तो 300 हो जाएगा, यानी कि 300। एंड जो दूसरा वाला जो वर्ड आपको दिया हुआ है बोर, उसमें भी इसी तरीके से उसके जो अल्फाबेट्स की जो नंबरिंग है उसको देखेंगे कि वो किस नंबर पे आते हैं, देन उसको ऐड करेंगे, देन जो भी नंबर आएगा उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर 160 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा निकाली जाती है, यानी कि कौन पब्लिश करता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो इंडेक्स या रिपोर्ट है उसमें सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट होती है, वही हर साल रिपीट होती है। तो ये उनमें से एक है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट, यानी कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक
तो इसको आपको पता होना चाहिए कि जर्मन वॉच के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है, उसके द्वारा पब्लिश की जाती है। इसके बाद में जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका नॉर्मल, उसमें फिजिक्स के फैक्ट्स वगैरह दिए हुए थे। तो ये अगर आपने ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर होता है, लाइट वाला चैप्टर होता है, वो अगर आपने पढ़ रखा है या आपने साउंड वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो इसमें आप आसानी से कर ले जाएंगे। वैसे भी ये जो स्टेटमेंट्स है ये PYQ से रिपीटेड है। सो अगर आपने घटना चक्र वगैरह लगा रखी है तो इसमें जो 4 स्टेटमेंट्स हैं उसमें से कम 2-3 स्टेटमेंट्स आपको पढ़ी हुई मिल जाएंगी। देन जो थोड़ी सी अलग सी स्टेटमेंट होगी जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे तो वही एक्चुअल में सही भी होती है, क्योंकि जो आपने पढ़ रखी है उस पर आपको कॉन्फिडेंस होता है। तो उस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे मार्क कर सकते थे। तो ये आपका 132 तक हो गया है। इसके बाद में अगर बात करें तो जो 133 क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस में, कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? सो अगर आपने घटना चक्र की आर्थिकी को अच्छे से पढ़ रखा है तो उसमें जो सेंसस वाला सेक्शन है पीछे का, उसमें आप जाएंगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें मुरादाबाद आंसर है और मिलियन प्लस शहर जो है वो आपका मुरादाबाद नहीं है। 134 क्वेश्चन पे आएंगे, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। 134 क्वेश्चन पे आएंगे अगर तो उसमें देखेंगे आप कि इसमें उत्तर प्रदेश के जो ऐतिहासिक मेले हैं वो पूछा गया है एंड उसमें उनका स्थान पूछा गया है, लोकेशन पूछी गई है कि कौन सा कहाँ पे है। सो इसमें अगर आप देखेंगे इसमें मैच द फॉलोइंग करना है तो इसमें जो बटेश्वर का मेला है वो पश्चिमांचल में लगता है, पश्चिमांचल में यानी कि आगरा वगैरह, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, ये वाला एरिया आपका पश्चिमांचल में आ जाएगा। इसके अलावा जो जल विहार का मेला है वो आपका बुंदेलखंड में लगता है, आपको मालूम है। इसके बाद अगर आप बात करें तो जो शुक्रताल का मेला है वो मुजफ्फरनगर में लगता है, लेकिन जो बलदेव छठ का मेला है वो पूर्वांचल में नहीं लगता है। सो यहाँ से अगर आपको 3 मालूम थे तो आप यहाँ से बलदेव छठ का मेला जो है ये ईजिली आपको घटना चक्र वगैरह में नहीं मिलता है देखने को। सो ये आप इसमें हो सकता है कि आप गलती कर दें, लेकिन वैसे जो बाकी के 3 हैं वो आपको घटना चक्र वगैरह और नॉर्मल जो यूपी स्पेशल की बुक आप पढ़ते हो उसमें आपको आसानी से मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं। 135 क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसमें आपको मालूम है कि जो सर्विस सेक्टर होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वही सबसे बेसिकली सबसे बड़ा जो स्रोत होता है इंडियन इकोनॉमी का वो सर्विस सेक्टर रहता है। उसके बाद में इंडस्ट्री रहता है, उसके बाद में फिर आपका कृषि वगैरह आता है। इसके बाद अगर बात करें तो जो 136 क्वेश्चन है उसमें बात की जा रही है शबरी संकल्प अभियान की, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे शबरी संकल्प अभियान में तो ये भी आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी अभियान इस तरीके के या जिसमें भी फोकस किया जाता है न्यूट्रिशन वगैरह पे या फिजिकली चैलेंज लोगों को, सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपने आप में, वो योजना या वो अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसमें राष्ट्रीय पोषण अभियान से रिलेटेड शबरी संकल्प अभियान जो घटना चक्र की इकोनॉमी की आती है उसमें आपको ये इजीली आराम से मिल जाएगा। सो अगर आपने इसको वहां से भी पढ़ रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो वही वाला है कि उसमें आपको स्क्वायर एंड जो ट्रायंगल होते हैं वो काउंट करने होते हैं फिगर में। सो वैसे तो इसका एक फॉर्मुला होता है, आप उसके थ्रू निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अगर वो फॉर्मुला नहीं भी मालूम है तब भी आप काउंट करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो फिगर थी वो इतनी टफ नहीं थी कि आप निकाल ना पाए, लेकिन वही है कि हाँ आधा 1 मिनट आपका लग जाएगा। इसके बाद में अगर बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138 वो है कि संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए इसमें अगर आपको मालूम है कि रामधारी सिंह दिनकर आंसर है, आपने कहीं पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा रैंडम है, वियर्ड सा है, जनरल स्टडीज के पेपर में आने का कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये हिंदी का क्वेश्चन है, टिपिकल आ गया है तो अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दीजिए। 18-20 क्वेश्चन छोड़ने की या उनको स्किप करने की लीज आपके पास होती है। सो 140 क्वेश्चन। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 139 नंबर पे क्या है? 139 नंबर पे आपको मिट्टियां दी गई हैं एंड उसके उनके स्टेट्स दिए गए हैं कि कहाँ पे किस स्टेट में कौन सी मिट्टी जो है वो ज़्यादा प्रिविलेंट है, ज़्यादा ईजिली पाई जाती है। सो अगर आप इसमें मैच द फॉलोइंग में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो काली मिट्टी है वो आपको महाराष्ट्र में मिल जाती है। इसके अलावा जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो राजस्थान में आपको मिल जाएगी। ये 2 ऑप्शन भी अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर ईजिली आ जाता है। सो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे इसमें आपको एलुवियल सॉइल दी गई है, ब्लैक सॉइल दी गई है, रेड सॉइल दी गई है, डिजर्ट सॉइल दी गई है, और उसके बाद में उसके रेस्पेक्टिव स्टेट्स दिए गए हैं लाइक राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। किनके बारे में? स्टेट्स के बारे में नहीं, मिट्टी के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट सॉइल। ये जो सॉइल के टाइप हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए कि भाई एलुवियल सॉइल की क्या खास बात होती है, किसमें कार्बन ज़्यादा होता है, किसमें मिनरल्स कौन से होते हैं, किसमें फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, किसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, किसमें आपका जो ह्यूमस है उसकी कमी होती है। सो इस तरीके से एल्यूमिनियम किसमें ज़्यादा होता है, किसमें नहीं होता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट आपको फैक्ट मालूम होने चाहिए। आपको पता होगा कि इस बार भी यूपी विषय 2023 में एक क्वेश्चन मिट्टी के ऊपर आया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन देन इट वॉज ऑन एलुवियल सॉइल। तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो है 140वां। उसमें उत्तर प्रदेश का आपको जो संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ये सिंपली घटना चक्र में क्वेश्चन दिया गया था। सो ये क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। सो इसमें 1833 आंसर था और ये आपको इजीली वहां पे मिलता है। तो आपने अगर वो पढ़ रखी है घटना चक्र की तत्सार तो ये क्वेश्चन आप आराम से वहां से कर सकते थे। तो ये आपका क्वेश्चन लेकिन टफ था। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है कहीं फैक्ट तो आप ये कर ले जाएंगे, वरना आपको इसमें डाउट हो सकता है थोड़ा सा। सो ये मैंने पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद में और दूसरी चीज को स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये पूरा पेपर ढंग से एनालाइज करते हैं तो आप काफी चीजों को बेटर वे में समझ पाएंगे। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं काफी चीजें पोस्ट करता रहता हूं। एंड इसके साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ना किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम।